का नाम ये कंबोज लाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। दिन की बड़ी खबरों को समेटे तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों के असर को समझाने के लिए अंशुमान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। चर्चा शुरू की जाए इससे पहले देखिए आज शो में क्या है खास। आज स्पेशल रिपोर्ट में पड़ताल होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार की। इसके बाद चर्चा करेंगे निजीकरण के मुद्दे पर। बॉन्ड बाजार में बेचैनी क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे अंशुमान जी से। और जानेंगे कि भारत किन देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जाते जाते होगा एक मनी ज्ञान। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार दो धड़ों में बंट गया है। कुछ इसे महंगे पेट्रोल डीजल का विकल्प मान रहे और कुछ तर्क दे रहे हैं कि इसका भविष्य अभी धुंधला है। देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। क्लाइमेट चेंज के खतरों से जूझती दुनिया अब क्लीन एनर्जी में सहारा ढूंढ रही है। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों से हमारी दोस्ती में दरार आने लगी है और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी से मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। तो क्या फॉसिल फ्यूल के इंजन से मिलने वाला टार्क, रफ्तार का एडवेंचर, इंजन की वो आवाज अब हमेशा के लिए याद बनने वाली है? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही भविष्य हैं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के जहन में घूम रहे हैं। खैर, दुनिया की जद्दोजहद से हटकर चलिए अपने देश लौट आते हैं। भारत, जहां अगर गाड़ी की बात की जाए तो कहानी कितना देती है कि इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। माने अफोर्डेबल या सस्ते या यूं कहें कि बजट ही इस देश की किसी भी खरीदारी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस पैमाने पर खरी उतरती हैं? ये सवाल हर उस इंसान के जहन में है जो गाड़ी खरीदने का मन बना रहा है और सरकार के ईवी पर दिए जा रहे इंसेंटिव्स को लेकर संजीदा है। सवाल ये कि क्या ईवी खरीदना फायदे का सौदा है भी या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दाम की। जहां सब्जी तक के लिए सौदेबाजी होती हो, वहां अगर कोई 5-7 लाख रुपए खर्च करने वाला है तो जाहिर है कीमत तो मायने रखती ही है। तो इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार को सबसे पहले इसी कसौटी पर देख लेते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार की खरीद की कीमत में बड़ा फर्क है। ईवी के लिए आपको तकरीबन 3 गुना ज्यादा पैसा केवल गाड़ी की खरीद पर चुकाना पड़ता है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सरकारी छूट भी मिलती है, तो उसे आप कॉस्ट से घटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चलाने के खर्च की। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर बने हुए हैं, तो उस हिसाब से ईवी की रनिंग कॉस्ट काफी कम बैठती है। यानी ईवी की खरीदारी पर आपको जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, उसकी भरपाई आप तकरीबन 6 से 8 साल में कर सकते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आखिर आप हर महीने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। रखरखाव की बात करें तो इस मोर्चे पर भी ईवी सस्ते पड़ते हैं, यानी यहाँ से आपको होता है बड़ा फायदा। अब सबसे महत्वपूर्ण चार्जिंग के खर्च पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी चार्ज करने का खर्च अहम होता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की बात करें तो यहाँ चार्जिंग स्टेशन पर खर्च 4 से 4.5 रुपए यूनिट, जबकि घरों में 3 से 8 रुपए यूनिट का खर्च आता है। यानी ये खर्च चार्जिंग स्टेशन पर 80 से 202 रुपए के मुकाबले घर पर 160 से 450 रुपए बैठता है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात करें तो सरकार ने बजट में ईवी को प्रमोट करने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की बात की है। बैटरी स्वैपिंग यानी कि आप किसी भी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर अपनी गाड़ी की डिस्चार्ज हुई बैटरी को चार्ज बैटरी से बदल सकते हैं। अगर आप लंबे सफर पर हैं तो बैटरी स्वैपिंग बेहद मददगार साबित होगी। इससे बैटरी चार्ज करने का वक्त बचेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। क्या हमें अभी ईवी खरीदनी चाहिए? इस बारे में ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन कहते हैं कि ईवी खरीदने के लिए कम से कम 5 साल इंतजार करें। पार्किंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है तभी ईवी खरीदें। उसमें भी शहर से बाहर ट्रिप नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल डीजल गाड़ी की तुलना में ईवी का रखरखाव खर्च 20 से 30% ही रह जाएगा, लेकिन रीसेल वैल्यू न के बराबर होगी। ईवी की बैटरी 5 साल, 6 साल चलेगी या फिर 12 साल। अभी इसका कोई साक्ष्य अथवा स्पष्टता नहीं है। धवन की सलाह है कि 16 से 18 लाख रुपए की ईवी खरीदने के बजाय 10 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ी खरीदें और बाकी के 6-8 लाख रुपए एफडी में निवेश करें।
और उसके ब्याज से गाड़ी चलाएं। अब फैसला आपका, पेट्रोल की गाड़ी की सवारी करना पसंद करेंगे या ईवी की। देखिए ईवी पर पाले कैसे खिंचे हैं कि टूटू धवन जो हमारे ऑटो एक्सपर्ट थे वो भी ये कह रहे हैं कि एफडी कराइए और उससे ईवी चलाइए। खैर, हमें उम्मीद है कि ये पैकेज आपकी बिल्कुल मदद करेगा। अगर आप ईवी खरीदना चाहते हैं तो निर्णय लेने में बिल्कुल मददगार होगा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना है। बजट के दिन जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, तो पूरी कवरेज दरअसल सरकार के बड़े बजट, विनिवेश, खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके आसपास चल रही थी चर्चा पूरी। उस दिन मनी 9 के इस खास बुलेटिन मनी सेंट्रल में टीम ने आपको दो चीजें बताई थी कि इस बजट के दो मतलब होंगे, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। आर्थिक मतलब आपको यह बताया था कि इस बजट के बाद निश्चित तौर पर आरबीआई की मुसीबत बढ़ जाएगी, और पॉलिटिकल मतलब यह बताया था कि सरकार शायद इस बजट के बाद निजीकरण से यू टर्न ले लेगी, बैकफुट पर आ जाएगी। और देखिए अभी हफ्ता नहीं बीता, आज की चर्चा इसी पर है। ये दोनों ही खबरें बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं, और आप हमारे मनी सेंट्रल के उस एपिसोड को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से फिर से पूरा देख सकते हैं। तो मनी सेंट्रल की पूरी एडिटोरियल टीम, पूरी टेक्निकल टीम, पूरी पीसीआर टीम पूरी विनम्रता के साथ ये श्रेय लेती है कि बजट को सबसे बारीक तरह से समझने में हमने आपकी मदद की। चलिए अब खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। पहली खबर बॉन्ड बाजार से जुड़ी। 11 फरवरी को आरबीआई ने बॉन्ड ऑक्शन को रद्द कर दिया। इस बॉन्ड ऑक्शन में आरबीआई को करीब 22,000 करोड़ रुपए सरकार के लिए जुटाने थे। पिछले हफ्ते बॉन्ड की यील्ड 2.5 साल के उच्चतम स्तर करीब 7% यानी 6.95% पर चली गई थी। यानी सरकार को महंगा कर्ज लेना पड़ रहा था। एक तर्क यह भी है कि सरकार के पास अभी पर्याप्त नकदी है, इसलिए ये बॉन्ड का ऑक्शन रद्द किया गया। सर, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा शुरू हो चुकी है, 2 दिन बाद नतीजे आने। उससे ठीक पहले अगर बॉन्ड का कोई ऑक्शन कैंसिल होता है तो उसकी रोशनी में कैसे देखा जाए? हाँ शुभम, अगर बॉन्ड बाजार कोई मनुष्य होता ना, तो वो रिजर्व बैंक गवर्नर को आंख तरेर कर देख रहा होता जब वो एमपीसी की बैठक में जाने वाले होते। और चूंकि बॉन्ड बाजार को लेकर दुनिया में बहुत सारे इस तरीके के मीम्स और चर्चाएं होती हैं और बॉन्ड बाजार को बहुत ताकतवर माना जाता है, तो उसने एमपीसी के बैठने से पहले अपनी मंशा और अपना तौर तरीका अपने तरह से जाहिर कर दिया है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण 22,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड ऑक्शन रोक दिया गया है, और ये पहला मौका नहीं है। पिछले साल दिसंबर में भी 17,000 करोड़ का बॉन्ड ऑक्शन आरबीआई को रोकना पड़ा था, तब बॉन्ड यील्ड 6.5% पे थी, तब भी बढ़ी हुई थी। और अगर आप वहां से बॉन्ड यील्ड का ट्रैवल देखें, यानी कर्ज की दर देखें, जो ब्याज की दर है, वो बढ़ते बढ़ते अब 6.9% के आसपास हो गई है। अब यहां से रिजर्व बैंक पर एक अतिरिक्त दबाव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठते समय कि वो ये स्पष्ट करे कि वो ब्याज दरों को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या करेगा। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक यही करेगा कि वो रिवर्स रेपो की दर बढ़ाए, वो बाजार में मनी की सप्लाई कम करे, क्योंकि वो सरकार का जो विराट कर्ज कार्यक्रम है 12 लाख करोड़ रुपए का, उसमें तो कोई कटौती नहीं कर सकता। और इस चार्ट के जरिए आप देखिए कि बॉन्ड यील्ड का ग्रोथ चार्ट क्या है। और इसलिए 22,000 करोड़ की बड़ी बारोइंग थी जो हमें दिखाई दे रही थी, फरवरी में आने वाली है। सबकी निगाहें एमपीसी पर हैं, क्योंकि एमपीसी से यह संकेत निकलेगा कि बाजार में ब्याज दरों का या बॉन्ड यील्ड्स का अगला पड़ाव क्या हो सकता है और उनकी अगली दिशा क्या होगी। सर, सरकार का टैक्स कलेक्शन अभी हमने देखा, जीएसटी पर सरकार ने कहा कि वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बजट में खुद वित्त मंत्री ने ये बताया। क्या बॉन्ड से हो सकता है सरकार के पास नकदी की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसलिए बॉन्ड ऑक्शन किया? ये भी एक कारण हो सकता है। ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन इतनी नकदी नहीं है, क्योंकि पिछले साल का जो लेफ्ट ओवर बारोइंग है वो तो होनी ही है, और आखिरी क्वार्टर के पेमेंट्स भी किए जाने हैं और पैसा भी रिलीज होना है। तो 22,000 करोड़ का सरप्लस सरकार के पास शायद नहीं होगा, जितना बड़ा ये बॉन्ड ऑक्शन होने वाला था। हाँ, तात्कालिक तौर पर सरकार के पास साल के अंत में बजट में सरप्लस होता है, क्योंकि मंत्रालय पैसा नहीं खर्च कर पाते और कुछ टैक्स की रिकवरी होती है जो सामने दिखाई देती है। लेकिन इसका सांकेतिक अर्थ ज्यादा बड़ा है। सांकेतिक अर्थ यह कि रिजर्व बैंक सरकार के बॉन्ड लेकर 22,000 करोड़ के बॉन्ड लेकर बाजार में जाने वाला था, और बॉन्ड मार्केट ने कहा कि
जिस दर पर आप चाहते हैं उस दर पर हम आपको पैसा नहीं दे सकते। और बॉन्ड मार्केट का सीधा संकेत ये है, बॉन्ड मार्केट में निवेश करने वाले लोग कौन हैं? सरकार के बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, और उन्होंने ये संकेत दिया है कि जो महंगाई की दर है, जिस तरीके की मौद्रिक नीति है, उस हिसाब से सरकार को सस्ते कर्ज की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सरकार को 10 साल का कर्ज 6.9 और 7% के आसपास ही मिलेगा, और यह संकेत बहुत बड़ा है। यह संकेत अगर एमपीसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, भविष्य में आप हमारे अपने लोन की दरों के संदर्भ में देखें, उद्योग में निवेश के कर्ज के संदर्भ में देखें, तो इसका संकेत काफी बड़ा है। और यह ज्यादा जरूरी है समझना कि रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस पर क्या रुख लेता है, और उस पर हमारी निगाह होगी। बिल्कुल, और हम आपको पॉलिसी के दिन ये बताएंगे कि इस पर आरबीआई का स्टांस क्या है। सर, बॉन्ड यील्ड का जो बाजार है, या हम अपने शेयर बाजारों को भी देखें तो कहते हैं कि अमेरिका से संकेत जरूर मिलते हैं। अमेरिका के बाजारों में अभी क्या स्थिति है? अमेरिका के बाजारों में एक अच्छी और एक बुरी खबर है, पर दोनों ही खबरें, बुरी खबर यानी तनाव करने वाली खबर है, लेकिन वो दोनों ही खबरें बॉन्ड बाजार के लिए और शेयर बाजारों के लिए चिंताजनक है। और इसलिए हमने देखा कि भारत के शेयर बाजारों में जो बजट के बाद की रैली थी वो लगभग खत्म हो गई। सेंसेक्स ने आज 2000 पॉइंट के आसपास पिछले 4 दिनों में लूज किया। अमेरिका में सोमवार को जॉब मार्केट के आंकड़े आए, 4.66 लाख जॉब्स अमेरिका में जनरेट हुए। भारत में रोजगार के आंकड़ों पर उतनी चर्चा नहीं होती, पर अमेरिका में शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पढ़ने का जो सबसे कीमती और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जिसे सुदूर टोक्यो से लेकर और ब्राजील तक बैठे हुए सारे निवेशक उस एक आंकड़े को पढ़ते हैं कि अमेरिका में रोजगार कितने बढ़े, और रोजगारों से ही तय होता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उभर रही है, डूब रही है, लुढ़क रही है, घिसट रही है। उसका तत्काल श्रेय लिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जैसे ही जॉब मार्केट में बढ़ोतरी हुई। लेकिन यह अच्छी खबर अमेरिका के रोजगार बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी थी, बॉन्ड बाजार के लिए अच्छी नहीं थी। यह खबर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकाला गया कि अगर अमेरिका में अर्थव्यवस्था में रिकवरी आ रही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की नौबत आ गई है। अब एक दूसरा आंकड़ा है जिस पर बाजार की निगाहें काफ़ी संवेदनशीलता के साथ हैं, वो गुरुवार को आएगा। शुभम, गुरुवार को वहाँ इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, और अमेरिका में पिछले 6-7 महीनों में महंगाई के नंबर दूसरे सबसे बड़े नंबर हो गए हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया के बाजार कांपते और थिरकते रहते हैं। उन दो नंबर्स के साथ मतलब अर्थव्यवस्था में रिकवरी लौटने की और महंगाई बढ़ने के कारण इस बात की संभावना है कि मार्च में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत करेगा, जिसका संकेत उसने दिया था। तो ये अमेरिका के बॉन्ड बाजार की खबर है, या अमेरिका के बॉन्ड बाजार की हवा है, जो भारत के बॉन्ड बाजार या शेयर बाजारों को तक आई है। और हमने शेयर बाजारों में निचले स्तरों पर थोड़ी खरीद और काफ़ी लड़खड़ाहट और वॉलेटिलिटी देखी है। देखिए, और बिल्कुल ये पूरा साल बॉन्ड के बाजार के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि सरकार ने लक्ष्य रखा है बजट में भारी भरकम कर्ज लेने का, और कर्ज दरअसल वो आरबीआई के माध्यम से बॉन्ड बाजार से ही लेती है। तो हम जब इस बाजार में कुछ घटेगा तो आपके पास इससे जुड़ी खबर लेकर आते रहेंगे, और अंशुमान जी से समझते रहेंगे कि इसका असर हम पर क्या होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंबे अरसे के बाद भारत की व्यापार नीति नई करवट ले रही है। विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर काम कर रही है। हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एफटीए की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये अंतिम चरण में है। यूके, कनाडा के साथ भी एफटीए पर काम चल रहा है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि व्यापार नीति में ये बड़ा फेरबदल हो रहा है और बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। मतलब क्या वाकई चीजें कहीं अटकी थी? एकदम ऐसा लग रहा है पानी बहुत दिन से अटका था, एक दिन बह निकला। शुभम, हाँ, मेरे हिसाब से इस बजट के बाद बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं इस साल। जैसा हम लोगों ने बजट के दिन के कवरेज में कहा था कि आरबीआई इस साल का हीरो है, या इस साल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय संगठन है जिस पर सबकी निगाह रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक बजट पर हावी पड़ेगी, और वो कल शुरू होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें उस पर हैं। और ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव है 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद अभी तक के दौर में। मुझे वो 2016 का दौर याद है, जब भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कमेंट किया था कि भारत की व्यापार नीति संदिग्ध है, संदेहास्पद है, इससे पता नहीं कि उसे किस दिशा में जाना है। और इतना हो हल्ला हुआ था, स्वदेशी के लोगों ने, कंजर्वेशनिस्ट ने, भारत के तमाम लोगों ने कहा था कि नहीं, भारत को अपने दरवाजे बंद रखने चाहिए, इंपोर्ट अल्टरनेट क्रिएट करने चाहिए। अचानक ये पूरा का पूरा माहौल शुभम
360 डिग्री की करवट ले गया है, पूरा करवट ले गया है। और भारत ने एक साथ पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में 3 बड़ी ट्रेड डील्स की तैयारी शुरू कर दी और इसमें वो रफ्तार काफी तेज है। ये वही भारत है जो आरसेप से बाहर निकल आया था, ये कहते हुए कि भारत को किसी दुनिया के ट्रेड डील्स की जरूरत नहीं है। ये वही भारत है जिसने 2014 से लेकर 2021-22 तक कोई बड़ी ट्रेड डील, कोई ट्रेड समझौता, कोई ट्रेड डिस्कशन नहीं किया था। और आज हम 3 बड़े व्यापार समझौतों के दरवाजे पर खड़े हैं। उन पर हम अलग अलग बात करेंगे कि उनमें क्या होने वाला है। लेकिन शिफ्ट की दृष्टि से देखें, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी की शिफ्ट की दृष्टि से देखें तो शायद 2014 में एनडीए सरकार के आने के बाद ये सबसे बड़ी शिफ्ट है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। जहां एक प्रोटेक्शनिस्ट सरकार जो अपने दरवाजे बंद करना चाहती थी, वो अचानक ये एहसास कर रही है कि उसे दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए दुनिया के देशों के लिए अपना बाजार भी खोलना होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आमतौर पर बाजारों का लेन देन होते हैं। एक दरवाजा आप खोलेंगे, एक दरवाजा सामने वाला खोलेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सर 3 बड़े समझौतों के द्वार पे खड़ा है भारत, दरवाजे पर खड़ा है भारत। तो सबसे पहले मैं समझूंगा यूएई के साथ बात कहां तक पहुंची और वो समझौता भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शुभम, ये सबसे पहला समझौता है जो सबसे करीब है, यानी इस पर हस्ताक्षर होने के लिए किसी भी समय एक बड़ा आयोजन हो सकता है। भारत और यूएई के बीच करीब 3 दौर की बैठक हो चुकी हैं। अंतिम बैठक दिसंबर में हुई थी। भारत ने 1000 उत्पादों की पहचान कर ली है जिनको यूएई के साथ ट्रेड में शामिल किया जाएगा और जिस पर भारत रियायत देगा और बदले में यूएई कुछ उत्पादों पर रियायत देगा। इसमें गारमेंट्स हैं, इसमें टेक्सटाइल है, इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इसमें केमिकल्स हैं और इसमें पोल्ट्री भी है। पोल्ट्री इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, डेयरी, ये भारत के व्यापार चर्चाओं की ग्रंथियां रही हैं। इन पर बात करते ही भड़कते हैं लोग कि पोल्ट्री खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, डेयरी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे। यूएई के साथ 1000 प्रोडक्ट्स की शॉर्टलिस्टिंग हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि समझौता सबसे तेज, फास्ट, रैपिड पेस में है। मुझे लगता है कि एक 2 महीने के भीतर शायद इस समझौते पर भारत के साथ दस्तखत हो जाएंगे भारत और यूएई के बीच। और ये भारत का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिसकी शुरुआत खाड़ी क्षेत्र से होगी या यूएई के साथ होगी। इसके बाद हमें भारत के ट्रेड में यूएई के साथ ट्रेड में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत तेजी से स्पीड में ये डील आगे बढ़ रही है। 10 तारीख को इस पर एक बैठक भी है मिनिस्टर लेवल की। सर, मैं अगला सवाल लूंगा ऑस्ट्रेलिया वाली डील पर। ऑस्ट्रेलिया से डील पहले से भी कई बार कोशिश की गई है लेकिन अटक जाती है। ये इस बार आपको क्या लगता है कि कितनी पुख्ता तैयारी है इस बार? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर शुभम 10 तारीख को शायद भारत आ रहे हैं, 10 फरवरी को और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील भी एडवांस स्टेज में है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी उत्पादों की लिस्टिंग तो नहीं हुई है कि किन उत्पादों पर समझौता किया जाना है, लेकिन भारत काफ़ी उत्साह के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है। और 10 तारीख की बैठक में शायद एक राउंड बातचीत और होगी जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें कि सर्विसेज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से बात होनी है। सर्विसेज एक्सपोर्ट को लेकर हमें पता होगा कि भारत से कर्मचारियों की आवाजाही ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी है। भारत के लोग, भारत के स्टूडेंट्स, भारत के आईटी प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। दूसरा ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी शामिल किया जाना है ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। केवल ट्रेड ही नहीं होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ट्रेड डिफिसिट करीब $4.2 अरब का है, जिसमें जो हमारे पास 2021 का आंकड़ा है। और भारत को ऑस्ट्रेलिया से करीब $4 बिलियन का इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये ट्रेड डील्स सहमति के करीब पहुंचती है तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, खनिजों में, ऑस्ट्रेलिया खनिजों में काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है ऑस्ट्रेलिया में। केमिकल्स में और जेम्स और ज्वेलरी में शायद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नई व्यापार व्यवस्था शुरू होगी। ये दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे उम्मीद है कि इस साल यूएई के बाद नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए। और सर, यूके वाली गाड़ी कहां पर है अभी? यूके के साथ जनवरी में भारत ने ट्रेड डील की डिस्कशन शुरू कर दी है और ये शायद यूरोप के हिस्से में भारत की पहली और सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट होने वाला है। हमने ब्रेग्जिट से के बाद, यानी यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद, यूके के स्तर से भी भारत के साथ समझौता करने की काफ़ी कोशिश देखी है, क्योंकि एक तरह से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन को अपना पूरा व्यापार साम्राज्य नए सिरे से विकसित करना है। जनवरी में एक राउंड की बातचीत इनिशिएट हो चुकी है। यूके के साथ ट्रेड डील में थोड़ा लंबा समय लग सकता है बातचीत में, लेकिन भारत ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि उसने यूके के साथ ट्रेड डील का डिस्कशन शुरू कर दिया है।
लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत और यूके के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल किया जाना है। यहां भी वही प्रोडक्ट प्रोफाइल है, लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और एग्री प्रोडक्ट्स। यहां दरार का या संवेदनशीलता का या चुनौती का बिंदु है कि भारत और यूएस एग्री प्रोडक्ट्स पर कैसे डील करेंगे, यूके एग्री प्रोडक्ट्स से कैसे डील करेंगे, कृषि से जुड़े हुए उत्पादों के लिए भारत अपना बाजार कितना खोलेगा और भारत से इसको को क्या बाजार मिलेगा। ये 3 महत्वपूर्ण डील्स हमारे सामने। बिल्कुल। और एक हाथ दे और एक हाथ ले वाले एफटीए ये होते क्या हैं, ये इस बुलेटिन के एंड में आप मनी ज्ञान सेगमेंट में समझ भी सकते हैं। आज हम आपको अपने मनी ज्ञान में यही बता रहे हैं कि ये एफटीए आखिर होते क्या हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खबर निजीकरण पर। क्या निजीकरण वाले सुधार की गाड़ी पटरी से उतर गई है? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने अभी तक बैंकों के निजीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। पिछले साल बजट की घोषणा है सर, मुझे अच्छे से याद है कि वित्त मंत्री ने यह कहा था कि सरकार 2 बैंकों का निजीकरण करेगी। उसके बाद सर चिन्हित भी हो गए थे, बिल आ गया, बस बात यहां तक आ गई थी कि अब तो बिल आ रहा है। और फिर अचानक मंत्री जी का बयान कि निजीकरण पे कहां अटक गई, कौन से स्टेशन से ये गाड़ी यू टर्न ले गई? ये लगभग वैसा ही चेंज है जैसा हमने ट्रेड पॉलिसी में चेंज को आज डिस्कस किया था कि एक बंद बाजार रखने वाला भारत अचानक एफटीए की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम लोगों ने जब बजट डिस्कस किया था शुभम, बजट के दिन, तो हमने इस पर विशेष तौर पर फोकस किया था क्योंकि बजट के आंकड़े अगर हम कायदे से पढ़ सकें तो वो सरकार की राजनीतिक मंशा को भी जाहिर करते हैं। और कल संसद में सारे शोर शराबे के बीच सरकार ने आधिकारिक रूप से कह दिया कि ना तो बैंकों के निजीकरण की फिलहाल कोई तैयारी है और ना ही बीमा कंपनियों के निजीकरण की फिलहाल कोई तैयारी है। हम यहाँ निजीकरण और एलआईसी के आईपीओ या एसेट मोनेटाइजेशन को अलग अलग करते हैं। निजीकरण का मतलब है पूरी तरह किसी सरकारी कंपनी को निजी हाथों में सौंप देना। एलआईसी का एक छोटा सा आईपीओ है, एलआईसी बाजार में लिस्टेड होने वाला है। एसेट मोनेटाइजेशन में यह जरूरी नहीं है कि एसेट बेचने के कारण किसी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। उसका एक हिस्सा, उसकी सड़क, उसका पुल, उसका मकान, उसकी बिल्डिंग, उसकी जमीन बेची जा सकती है। पर प्राइवेटाइजेशन पर पिछले साल हमने इतनी चर्चा देखी थी और शुभम पिछले साल हमें याद है कि सरकार के अधिकारी ये कह रहे थे कि अगले 5 साल में अधिकतम बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। यह कहा गया था कि जो स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिनकी सूची रिजर्व बैंक पहले से जारी कर चुका, उनके अलावा सरकार बैंकिंग सेक्टर को रिस्ट्रक्चर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन फेल वाली भी एक लिस्ट आई थी। हाँ, वो वही हैं 3-4 बैंक हैं जिनको स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट माना गया था। और अब हम सडनली बजट के तत्काल बाद जिसकी संभावना थी, जिसकी आशंका थी, वही हुआ। सरकार ने आधिकारिक रूप से संसद से कहा कि फिलहाल निजीकरण की, बैंकों और बीमा कंपनियों के निजीकरण की कोई उम्मीद नहीं है, यानी ये पालकी लौट गई है। बिल्कुल ये जो पिछले 1 साल से चारों तरफ खबरों में और उम्मीदों में टहल रही थी, फिलहाल सरकार ने इसे वापस लेने की बात कही। और अगर आप कानूनी प्रावधान देखें तो इसकी शुरुआत तब हुई थी जब संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का विधेयक अंतिम समय पर सूची में नहीं डाला गया था। सर, क्या आपको लगता है कि इसके तार कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरे सुधारों की जो गाड़ी जो आपने लिखा पालकी लौट गई है, लौटना क्या वहीं से शुरू हुआ जहां से किसानों के आंदोलन के बाद बिल की वापसी हुई? क्या इसके भी तार वहीं से जुड़ते हैं? लगता ऐसा ही है क्योंकि वो एक बड़ा रिफॉर्म था और हमने देश में उस पर काफ़ी विरोध देखा, सरकार ने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद अंततः सरकार ने उसको वापस लेने की आधिकारिक रूप से घोषणा की। चूंकि कृषि सुधार कानूनी स्तर तक पहुंच गए थे, संसद में बिल पेश हो गया था, पास हो गया था, तो सरकार को उसका आधिकारिक रूप से वापस लेने की ज़रूरत थी। पर यह सुधार के लिए तो बिल आया ही नहीं था, तो इस सुधार को धीरे से बजट के सहारे निकालकर बजट के आंकड़ों में बता दिया गया कि अगले साल हम डिसइन्वेस्टमेंट से कोई बड़ी राशि की उम्मीद नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि निजीकरण पीछे चला जाएगा। और किसानों के आंदोलन के पैरेलल समानांतर ही हमने कर्मचारियों का आंदोलन देखा था। बैंकों के निजीकरण की, बीमा के निजीकरण पर पूरे 3-4 महीने अलग अलग तरीके से विरोध चला था। मुझे लगता है कि उसका दबाव, उसकी तपिश जो थी, उस विरोध की तपिश जो किसानों के मोर्चे से उठकर कर्मचारियों के मोर्चे तक पहुंच रही थी, उसने सरकार को राजनीतिक रूप से इस बात के लिए बाध्य किया कि वो फिलहाल निजीकरण को वापस ही ना ले, उसकी चर्चा भी बंद कर दे। और शायद ये स्पष्टीकरण कल संसद में इसी दृष्टि से आया होगा कि अब फिलहाल ये फाइल निजीकरण की बंद की जाती है। आगे कभी सोचा जाएगा कि हम इस पे क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण देती है निजीकरण को लेकर, तभी हमें पता चलेगा कि आगे का कार्यक्रम क्या है। और एक और बात समझना जरूरी है कि इस साल का बजट पिछले साल की मेगा लीड पर, पिछले साल की सबसे बड़ी मेगा लीड पर बिल्कुल चुप था।
ना तो एसेट मॉनिटाइजेशन कार्यक्रम का कोई रोड मैप था हमारे पास, ना बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का, हाँ, ना बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का कोई रोड मैप था, ना बीमा कंपनियों को के विनिवेश का कोई रोड मैप था। तो वहीं से ये संकेत मिलने लगा था कि ये फाइल जो है वो धीमे धीमे मेज से खिसकाकर पीछे की अलमारी में बंद की जाएगी। सर, लेकिन ये चिंता वाली बात भी होनी चाहिए, उन लोगों के लिए भी ये चर्चा होनी चाहिए जो सुधारों की वकालत करते हैं कि बहुमत की सरकार, इतनी मजबूत सरकार अगर सुधारों से पीछे हटेगी तो टूटी फूटी सरकारें जो हम देखते थे 2014 से पहले तक, फिर उनसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? शुभम, भारत में सुधारों का अपना कोई चरित्र नहीं है, उनका चरित्र राजनीतिक चरित्र ही है। भारत में सुधारों की पूरी पैमाइश हमेशा राजनीतिक लाभ के हिसाब से होती। जब तक कोई संकट नहीं आ जाए, जब तक कोई क्राइसिस ना आ जाए, जैसे कि हमने 1991 में डिफॉल्ट की पोजीशन में हम चले गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन में चले गए थे। नहीं तो सुधार कभी भी राजनीति के चुनावी चिंताओं से बाहर रखकर देखे नहीं जाते। तो कभी सरकारें सब्सिडी को जायज ठहराती हैं, कभी सरकारें सब्सिडी को गलत ठहराती, कभी कोई सब्सिडी जन कल्याण हो जाती है, कभी कोई सब्सिडी मुफ्तखोरी हो जाती है। और ये इसका पूरा प्रोफाइल बजटों के साथ उनके साथ बदलता रहता है। चूंकि विरोध है, चुनाव में जाना है, बेरोजगारी की चुनौती है, तो शायद सरकार को ये महसूस हुआ होगा कि राजनीतिक रूप से इस बरह के छत्ते में भी क्यों हाथ डाला जाए, निजीकरण को पीछे खिसका दिया जाए। कर्ज तो अवेलेबल है 12 लाख करोड़ रुपए का, इसीलिए कर्ज लेने की बात सरकार ने इस बजट में की है। क्योंकि अगर सरकार को विनिवेश की, प्राइवेटाइजेशन की उम्मीद होती तो हम सरकार के कर्ज कार्यक्रम को कम होते देखते, जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जबकि कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे लौट आई है, प्री कोविड लेवल आ गए हैं। तो प्री कोविड लेवल पे डेट नहीं पहुंचा। डेट इसलिए नहीं पहुंचा कि दो बड़े सुधार पिछले 6 महीनों में जो सबसे आगे थे, यानी जो जिनका झंडा सबसे आगे था भारत के आर्थिक सुधारों में, वो दोनों सुधार एक आधिकारिक रूप से और एक अनौपचारिक रूप से पीछे लौट गए हैं। ये संकेत बजट से मिले थे, जिसे कल संसद में वित्त राज्य मंत्री के बयान से उसे पुष्टि मिल गई है। बिल्कुल। और ये वाकई एक चिंता की बात होनी चाहिए कि अगर सुधारों से सरकार पीछे हट रही है। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मुक्त व्यापार समझौते या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विश्व व्यापार संगठन या WTO के अलावा दुनिया में व्यापार को आसान बनाने का एक नया रास्ता है। FTA एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा देश इस बात पर रजामंद होते हैं कि उनके बीच व्यापार में आने वाली रुकावट को कम या पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया जाने वाला समझौता है। फ्री ट्रेड पॉलिसी लागू होने के बाद उन देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को बहुत कम या जीरो टैक्स पर खरीदा या बेचा जा सकता है। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट व्यापार संरक्षण या इकोनॉमिक आइसोलेशन के एकदम उलट है। ज्यादातर देश आर्थिक प्रगति के लिए अपने अपने बाजार एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खोलने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार को आसान और सरल बनाते हैं। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, जैसा ही रंगो